चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का कौन सा अपरूप मिलता है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में 235 नहीं 238, कौन सा मिलता है? 238। यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा जो अपरूप मिलता है वो कौन सा मिलता है? 238 मिलता है। आगे आपको बताना है किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? नहीं, चौधरी रहमत अली से पहले मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है ना। चौधरी रहमत अली का जो नाम आता है वो पाकिस्तान के लिए आता है। किसके लिए आता है? पाकिस्तान शब्द देने के लिए आता है। प्लस में पाकिस्तान का जो मांग रखे थे वो कौन रखे थे? वो चौधरी रहमत अली के द्वारा बोला गया था, और मुस्लिम लीग के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा ये मांग किया गया था, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले जो एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव डाला गया था वो किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आगे आपको बताना चावल का कटोरा जो है ये किस नदी डेल्टा को कहा जाता है? चावल का कटोरा भारत में कृष्णा गोदावरी, बिल्कुल सही है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जो है चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। आगे बताइएगा तो किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? नहीं, केशवानंद भारतीवाद में तो बताया ही। बेरुवाड़ीवाद, बहुत सही, बिल्कुल सही है। बेरुवाड़ीवाद में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट आया था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी प्रेम्बल जो है ये संविधान का भाग नहीं है, ये बेरुवाड़ी भाग में बताया था, ठीक है ना, बेरुवाड़ीवाद में। आगे आपको बताना है तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे आधारित है? इसको बोलते हैं न्यास के सिद्धांत पे या फिर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे। किस पे है? न्यास या फिर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे है, ठीक है ना। यानी गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था क्या कह रहा था, वो जब अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में जाते हैं ना, उसी समय ये ट्रस्टीशिप का ये सिद्धांत देते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि सत्ता जो है ना, ये अर्थव्यवस्था का सत्ता एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। मिल मालिक जो है सिर्फ मिल मालिक के हाथ में पूरा सत्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रस्टीशिप में ये बटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें लेबर भी उसका हिस्सा हो, उसका जो मजदूर है मजदूर संघ वो भी हो, उसका जो मैनेजर है वो भी उसमें हिस्सा हो, ऐसा करके। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ये ट्रस्टीशिप पे है आधारित। आगे आपको बताना है तो सियांग और लोहित नदी का जो प्रवाह होता है यह किस प्रदेश में है? हाँ, लोहित असम और अरुणाचल प्रदेश, दोनों नदी दोनों राज्यों में संयुक्त रूप से बहती है, ठीक है ना। लोहित और सियांग नदियां जो है किस में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है वित्त आयोग का गठन जो है ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 280 के तहत, ठीक है ना। धन विधेयक का जो है परिभाषा किस में है? 110 धन विधेयक। और वित्त विधेयक का 100, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, 117। वित्त विधेयक जो है 117 और धन विधेयक 110, ठीक है ना। और धन विधेयक की जो विशेष प्रक्रिया है उसके बारे में 109, ठीक है ना। 111 में क्या है यही बता दीजिए। 111 क्या हुआ? 112 बजट है। एक ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें वित्त आयोग है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, ठीक है ना। उसके बाद जो है सो धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है। सबसे पहले धन विधेयक देखिए, तो धन विधेयक की चर्चा कहाँ की गई है? 110 में। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, धन विधेयक का जो मतलब चर्चा है वो 110 में किया गया है। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया के बारे में कहाँ किया गया है? 109 में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया 109 में। और वित्त विधेयक के बारे में कहा किया गया है? तो वो 117। वित्त विधेयक के बारे में 117। और वित्त आयोग का जब गठन का बात करेगा तो वो 280 के तहत, ठीक है ना। 111 में क्या है? राष्ट्रपति का वीटो किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का वीटो किस आर्टिकल में है? 111। और 112 जो कह रहे हैं ना, वो 112 क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहते हैं, जिसको बजट कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है ना। जहां जहां कंफ्यूजन होता है वहां सबको कंफ्यूजन होता है। ऐसा मत समझिए कि कंफ्यूजन सिर्फ हमें है, जहां जहां कंफ्यूजन है वो सबको होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल पॉइंट आप बना करके रखिए कि आपको याद रहे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है फियरलेस गवर्नेंस जो है ये किसकी पुस्तक है? फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी का, बिल्कुल सही। किनका पुस्तक है? किरण बेदी का। एक और बताइएगा पुस्तक है जो हाल ही में चर्चा में रही थी, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक किसकी है?
ये भारतीय अमेरिकी राइटर है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड का। किनका है? रस्किन बॉन्ड का। किनका है? रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो भारत के विदेश नीति का संबंध किस आर्टिकल से है? विदेश नीति का संबंध किस आर्टिकल से है? विदेश नीति आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, ठीक है ना। भारत के विदेश नीति से संबंध किस आर्टिकल का है? तो आर्टिकल 51 का। बताइएगा तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? जीबी मावलंकर, ठीक है ना, जीबी मावलंकर जी थे। आगे आपको बताना है गोल्डन चावल में किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन ए की। गोल्डन चावल में किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन ए की, ठीक है ना। आगे बताना है आपको इंजॉज जो है, इंजॉज नामक यह विश्व का प्रथम क्लोन है, यह किस जानवर का बनाया गया था? इंजॉज नहीं, भेड़ का नहीं, ऊंट का। इंजॉज जो है, इंजॉज जो क्लोन बनाया गया था, यह विश्व में सर्वप्रथम किसका क्लोन बनाया गया था? तो ऊंट का क्लोन बनाया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़ का कृति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बताया गया था। आगे आपको बताना चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है यह किस देवता को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। किनको समर्पित है? भगवान विष्णु को, ठीक है ना। राणा कुंभा जी के द्वारा बनाया गया था। आगे आपको बताना नांगलपुर शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? नांगलपुर शहर को कृष्णदेव राय, बिल्कुल सही है। किनके द्वारा? कृष्णदेव राय, ठीक है। नांगलपुर शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? विधान परिषद, हाँ, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? साधारण विधेयक है तो 120 दिन यानी कि 4 महीने तक, ठीक है ना। 4 महीने तक किसी साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 4 महीने तक। और वही वित्त विधेयक रहेगी तो मात्र 14 दिनों तक। विधान परिषद यानी कि उच्च सदन की बात कर रहे हैं। आगे आपको बताना है बिहार में लोटा विद्रोह किस जिला में हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है ना। लोटा विद्रोह का संबंध किससे है? क्या है ये लोटा विद्रोह? थोड़ा सा मुजफ्फरपुर में हुआ है तो बिहार का है तो जाने भी तो क्या है लोटा विद्रोह। जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था ये विद्रोह, ठीक है ना। अंग्रेजों के खिलाफ जेल के कैदियों के द्वारा ये किया गया था। उस समय जो है ना, जैसे आप जेल जाएंगे तो आपको कुछ कपड़ा दिया जाएगा, कुछ बर्तन दिया जाएगा, किसी में आप खाएंगे पिएंगे और यही कपड़ा पहनेंगे, ठीक है ना। तो उस समय में भी दिया जाता था, कपड़ा दिया जाता था, बर्तन दिया जाता था। तो उस समय जो है ना सो पीतल का लोटा दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पीतल का लोटा दिया जाता था। उस पीतल को लोटा को बंद करके जेल के कैदी को, और मिट्टी का जो है ना सुराही टाइप का जो बनता है, क्या बोलते हैं उसको? घड़ा नहीं, मतलब जिसमें कुल्हड़ बोल सकते हैं, कुल्हड़ जिसमें वो पानी पी सके, ठीक है ना। वैसा जो है सो लोटा के आकृति का ही मिट्टी का देने लगा, ठीक है ना। तो जेल के कैदियों के द्वारा जो है सो विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि जब जेल से छूटता था ना तो लोटा घर लेकर के जा सकते थे, ठीक है ना। वो कपड़ा आपका, लोटा, वो सब बर्तन वगैरह आपका अपना हो गया। तो सोचता था कि जेल भी आए, एक पीतल का पहले लोटा भी मिलता था, वो भी घर नहीं लेके जा सके, तो इसके लिए विद्रोह कर दिया था कि हमको वही लोटा चाहिए, ठीक है ना। इसी के लिए इस विद्रोह का नाम पड़ गया लोटा विद्रोह। बड़ी रोचक कहानी है। चलिए आगे आपको बताना है तो निमाड़ी जो है किसकी किस्म है? निमाड़ी किसकी किस्म है? नहीं, गाय की किस्म है। निमाड़ी जो है किस जानवर की किस्म है? तो गाय की, ठीक है ना। अमृत महल किसकी है? गाय की, ठीक है ना, गाय की, याद रखिएगा। बताइएगा तो डायमंड में कौन सा प्रसंस्करण होता है? डायमंड में, हीरा में कौन सा? sp3, बिल्कुल सही है, sp3 होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है तो जीएसटी जो है ये कैसी कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। सीमा शुल्क प्रत्यक्ष, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। और इनकम टैक्स कैसी कर है? प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। सेल टैक्स कैसी कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। बिक्री कर कैसी कर है? अप्रत्यक्ष कर है। यानी जनरली आपको जितने भी टैक्स मिलेगी ना सब अप्रत्यक्ष टैक्स ही है, ठीक है ना। आपको कुछ ही कर है जो प्रत्यक्ष है। बताइएगा तो लोकसभा के प्रथम जो है विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, राम सुभग सिंह थे, ठीक है ना, राम सुभग सिंह थे। और राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी जी थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अपना प्यारा बिहार, ठीक है ना। अपना प्यारा बिहार ही है जो हिंदी को सबसे पहले राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करता है। राज्य भाषा का चर्चा किस आर्टिकल में है? 343, 343, ठीक है ना। आगे आपको बताना किस भाग में है?
भाग 17, 20, 17, ठीक है ना। इतना बार भाग बताया है फिर भी भाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आपको बताना है तो भारत सरकार सबसे अधिक जो कर वसूलती है वो किससे वसूलती है? सबसे ज्यादा टैक्स जो प्राप्त करती है वो किससे प्राप्त करती है? तो अबकारी कर से। किससे करती है? अबकारी कर से करती है। सबसे सबसे ज्यादा जो टैक्स भारत सरकार वसूलती है। आगे आपको बताना है तो न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो रहा है? नहीं, एमो नहीं, मोआ वहां का है, कीवी वहां का पक्षी है, लेकिन मोआ नाम का एक पक्षी है न्यूजीलैंड का जो विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है ना। कौन सा पक्षी? मोआ, न्यूजीलैंड का। आगे आपको बताना है तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो मराठा के उस समय जो है सो पेशवा कौन थे? कौन थे? बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव, ठीक है ना। और इसके तरफ से मुगल की तरफ से कह रहे हैं, मुस्लिम शासक की तरफ से जो लड़ रहे थे वो कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच ही यह युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है ना। कब हुआ था ये? बिल्कुल सही है, 14 जनवरी 1761 का। बताइएगा तो ऑरोविले आश्रम का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा। बिल्कुल सही है, किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा। जब ये कांग्रेस से नाराज हो गए थे, कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे, तब जो है ना ये ऑरोविले आश्रम की स्थापना की है जो आज तक चल रहा है। बताइएगा तो परमाणु बम का खोज किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। परमाणु बम का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम का खोज कौन किए थे? सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर, ठीक है ना। एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम का खोज किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है तो मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? नागसेन के द्वारा। मिलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक कौन है? नागसेन, ठीक है ना। न्यूट्रॉनो बम के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉनो, बिल्कुल सही है, सैमुअल कोहेन जो आप बोल रहे थे वो सैमुअल कोहेन किसके खोज करता है? न्यूट्रिनो बम का, ठीक है ना, न्यूट्रिनो बम का। आगे आपको बताना है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलाड़ी पट्टू। किस नाम से जाना जाता है? कलाड़ी पट्टू, ठीक है ना, कलाड़ी पट्टू। और अपना जो बगल का झारखंड है उसमें किस नाम से जाना जाता है? पाइका, ठीक है ना, पाइका। चलिए आगे आपको बताना है तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पे है? इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी नहीं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में। कहां पे है? राजस्थान माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है, ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी बोलते हैं इसको। आगे आपको बताना है सूरसागर जो है, सूरसागर यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? सूरसागर सूरदास के द्वारा। बिल्कुल सही है, सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया? सूरदास के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई है यह? ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। बताइएगा तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है भारत पोलियो से मुक्त कब हुआ? भारत पोलियो मुक्त हुआ है कि नहीं? अभी हो गया है। कब हुआ है? कब? 2014 में। बहुत सही, 11 फरवरी 2014 को हुआ है, ठीक है ना। भारत जो पोलियो से मुक्त हुआ कब हुआ है? 11 फरवरी 2014 को हुआ है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति हासिल कर ली गई थी? यानी कि सरकार के द्वारा जो है ना, सांसद के द्वारा मूल अधिकार में भी संशोधन करने की शक्ति जो प्राप्त की गई थी, किस संविधान संशोधन में? नहीं, उससे पहले 24वां संविधान संशोधन। उलट दीजिए सीधे, ठीक है ना। 24वां संविधान संशोधन में मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त कर ली गई थी सांसद के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है राज्य विधान परिषद की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? 169, बिल्कुल सही, 169 राज्य विधान परिषद की जो व्यवस्था की गई है किस आर्टिकल में? 169 में, ठीक है ना। विधान मंडल की स्थापना किस आर्टिकल के तहत? 64। विधानमंडल 168, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। बिल्कुल सही, 170। आगे आपको बताना किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। बिल्कुल सही, अधिकतम जो संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम संख्या 60, 40 नहीं 60। न्यूनतम जो संख्या है वो 60, ठीक है ना। अभी 3 राज्य हैं जो अपवाद है जो 60 से कम है।
आगे आपको बताना है भीमराव अंबेडकर के साथ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है ना। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। और ये लोग जो भाग लेते थे ना, ये पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते थे। कैसे भाग लेते थे? पर्यवेक्षक के रूप में, कि जाते हैं सिर्फ देखेंगे कि वहां क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। इन लोग का कुछ सुना उना नहीं जाता था भीमराव अंबेडकर वगैरह का। पहली बार जो सुना गया था वो कब सुना गया था? तो 1930 में सुना गया था, जिसमें महात्मा गांधी गए थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी। लेकिन सुना गया था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। 1931 में, सॉरी 1931 में दूसरा में जो गए थे, ठीक है ना, 7 सितंबर 1931 में गए थे महात्मा गांधी, ठीक है ना। क्या हुआ? दूसरा में गए थे, 7 सितंबर 1931 को गए थे, धोखा से बोल दिए पहला में, ठीक है ना, 1930 में। चलिए आगे आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? कावेरी नदी पे, कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। आगे आपको बताना है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से, ठीक है ना। ऐसे बोलते भी है इसको, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है ना। तो रुद्रदामन से बताएगा। तो एटीएम जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा था? बताए थे ना, आईडीबीआई विश्व में, बार्कलेज बैंक। कौन सा बैंक है? बार्कलेज बैंक है, ठीक है ना। एटीएम कार्ड जारी करने वाला जो दुनिया का पहला बैंक है वो बार्कलेज बैंक है। आगे आपको बताइएगा किस वायसराय के शासन के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? व्हाइट रेवोल्यूशन। 1500, ठीक बोलिए, 1500 कब बोलिए? व्हाइट रेवोल्यूशन, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1876 से लेकर के 1880 तक, ठीक है ना। हाँ सॉरी, 1880 से लेकर के 1884 तक, ठीक है ना। इससे पहले तो कौन रहते हैं? इससे पहले तो लिटन रहते हैं। 76 से लेकर के 80 तक कौन रहते हैं? लिटन रहते हैं। और 80 से लेकर के 84 तक कौन रहते हैं? रिपन रहते हैं। और इन्हीं के समय में व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन। चलिए आगे, श्वेत क्रांति बोलते हैं इसको। आगे आपको बताना है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है ना। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अयंगर थे, ठीक है ना, एम ए अयंगर इनको बोलते हैं। आगे आपको बताना है कांग्रेस के 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन CR दास के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है बिहार में जो है सो पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? 1912 में होता है। कहां पे होता है? बांकीपुर पटना में होता है। कई बार बता चुके हैं, ठीक है ना, बांकीपुर पटना में होता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? RN माधुलकर जी करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है भारत में वन महोत्सव की शुरुआत कब से होती है? वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी के द्वारा 1950 से, ठीक है ना। कब से होती है? 1950 से। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 से होती है KM मुंशी के द्वारा। आगे आपको बताना है उच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय जो है ना, किस हाई कोर्ट किसके तहत? 226 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट जो जारी करता है 226 के तहत। आगे आपको बताना है तो देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही है, देव समाज किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। बताइएगा तो फ्लोरस्पार जो है ये किस धातु का अयस्क है? फ्लोरस्पार ये एल्युमिनियम का, किसका है? एल्युमिनियम का। फ्लोरस्पार किसका है? एल्युमिनियम का, ठीक है ना। आगे आपको बताना शीतला माता का मंदिर कहां पे है? शीतला माता का मंदिर, जो प्रचलित शीतला माता का मंदिर है ना, ठीक है ना, यहाँ पे छोटी माता और बड़ी माता करके है, ठीक है ना। छोटी शीतला माता और बड़ी शीतला माता करके, ठीक है ना। शीतला माता का जो प्रचलित मंदिर है ना वो हरियाणा में है, ठीक है ना, हरियाणा में। आगे आपको बताना चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम जगरानी देवी। क्या नाम था? जगरानी देवी। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम क्या था? जगरानी देवी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है चिलैया समिति का गठन कब हुआ था? चिलैया समिति का गठन कर सुधार से था, बिल्कुल सही है। 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था, ठीक है ना। बताइएगा तो भारत में प्रथम जजिया कर लगाने का साक्ष्य जो मिलता है वह किसके कार्यकाल में मिलता है? औरंगजेब। जजिया कर भारत में कौन लगाता है सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ था तो उसी के कार्यकाल से जो है भारत में जजिया कर लगता है। और सबसे पहले उसके बाद कौन लगाता है? नहीं, सबसे बाद में
चलिए शांति से सुनिए, ठीक है ना, आराम से सुन लीजिए। सबसे पहले जो भारत में जजिया कर लगाने का जो साक्ष्य मिलता है वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में मिलता है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम के समय में 712 ईस्वी में। उसके बाद जो जजिया कर सर्वप्रथम लगाया जाता है वो भारत में कौन लगाता है, तो तुगलक वंशीय शासक रहते हैं, कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, FST जिसको बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे पहले लगाया जाता है। और जजिया कर जो है ना उससे पहले जो लगा हुआ होता है वो कुछ ही वर्गों पे लगाया हुआ आता है। जजिया कर कैसा कर है, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है जजिया कर। तो उसमें ना बहुत कम ही हिंदुओं को और या फिर सिखों को रखा गया था। लेकिन सबसे पहले जो ये फिरोज शाह तुगलक जब लगाता है तो उसको ब्रॉड कर देता है, उसको बड़ा कर देता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी जनता को शामिल कर लेता है, जैसे ब्राह्मण को, विकलांग को, ठीक है ना, महिला को, इस सब को जो शामिल करता है कौन करता है, जजिया कर, वो फिरोज शाह तुगलक ही करता है। इससे पहले जो है ना सो ब्राह्मण, विकलांग, बच्चा, ठीक है ना, बुजुर्ग, ये सब जो है जजिया कर से मुक्त था, लेकिन यही शामिल कर लेता कौन, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद चल के वहां से चलते आता है और सबसे पहला शासक होता है जैनुल आबदीन। कौन होता है, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक रहता है जो जजिया कर को सबसे पहले समाप्त करता है, ठीक है ना, कहां पे, तो वो उसका राज्य सिर्फ कश्मीर में चलता था, तो कश्मीर में वो समाप्त करता है, कौन, जैनुल आबदीन। इसके बाद जो इसको खत्म करने का बारी आता है वो कौन करता है, तो 1564 में आप लोग पढ़े हैं, कौन, अकबर के द्वारा, ठीक है ना। वो 1300 में जैनुल आबदीन जो खत्म करता है वो 1300 में ही करता है, फिर से जो है संपूर्ण भारत पे लागू रहता है, लेकिन वो सबसे पहले सिर्फ कश्मीर वाले एरिया में खत्म करता है। उसके बाद 1564 में कौन खत्म करता है इसको, तो अकबर के द्वारा खत्म किया जाता है, और अकबर के द्वारा खत्म किया जाता है तो उसके बाद वो खत्म ही रहता है। दोबारा से फिर जब अकबर के बारे में फिर उसका पोता आता है, कौन, औरंगजेब, तो औरंगजेब फिर से जो है कब लगा देता है, 1679 में, 1679 में फिर से वो लगा देता है, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, 1679 में ही, 1679 में वो फिर से लगा देता है, कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब जब 1679 में लगा देता है जजिया कर, उसके बाद सबसे लास्ट में जो खत्म करने का बात आता है वो कौन करता है, तो जय सिंह के एक पंजाब के शासक रहते हैं जय सिंह, उसके अनुरोध पर जो है ना सो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको कि मोहम्मद शाह बोलते हैं, ठीक है ना, रंगीला बादशाह जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा सबसे लास्ट में जो है जजिया कर को खत्म किया जाता है, ठीक है ना। कब खत्म किया जाता है, 1720 में। कब किया जाता है, 1720 में। 1720 के बाद जजिया कर का जो साक्ष्य है वो अभी तक कहीं नहीं मिला है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। औरंगजेब जो है सो कब करता है इसको दोबारा पुनः कब लगाता है, 1679 में, ठीक है ना, 1679 में लगा देता है। इसके बाद फरुखसियर भी एक बार इसको समाप्त करता है, कब करता है, तो 1713 में करता है। कब करता है, 1713 में फरुखसियर के द्वारा भी खत्म किया जाता है, लेकिन फरुखसियर ना फिर 1717 में लगा देता है, 13 में खत्म करता है और 1717 में फिर लगा देता है। फरुखसियर के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला जब बादशाह बनता है, ठीक है ना, तो वो 1720 में जय सिंह के कहने पर, पंजाब शासक जय सिंह के कहने पर, उसके मित्र रहते हैं, उसके बाद संपूर्ण भारत में जो है जजिया कर को समाप्त कर देता है। उसके बाद तो आप 1720 के बाद देख ही रहे हैं, उसके बाद कौन इंपायर बड़ा हो रहा है, अंग्रेज उसके बाद जो है सो भारत पर धीरे धीरे शासन कर रहा है। तो अंग्रेज के द्वारा ये सब कर वगैरह, इस सब का कर, धार्मिक कर नहीं लिया जाता है। आगे चलिए आपको बताना है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है वो कब से कब तक होता है, आरबीआई 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है ना। अभी भी तो वही है ना, अभी भी कहाँ लेखा वर्ष चेंज हुआ है, लेखा वर्ष देखिएगा, हो सकता है पहले जो था वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक ही लेखा वर्ष था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, 1843 में किसके द्वारा रविवार की छुट्टी जो है ये शुरू की गई थी, एलन बरो के द्वारा, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा रविवार की छुट्टी जो की गई थी वो 1843 में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताइएगा महात्मा गांधी का जीवनी के लेखक कौन है, महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक कौन है, डीजी तेंदुलकर। कौन है, डीजी तेंदुलकर के द्वारा। महात्मा गांधी का जो जीवनी लिखा गया ना किसके द्वारा लिखा गया है, डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है ये कहां पे है, पेरम्बूर में है, ठीक है ना, पेरम्बूर में। आगे आपको बताना है कॉर्क कोशिका की कोशिका भित्ति पर जमा पदार्थ कौन सा होता है, कॉर्क कोशिकाओं के कोशिका भित्ति पर जमा पदार्थ जो होता है कौन सा होता है, सुबेडीन। याद रखिएगा कौन सा पदार्थ होता है, सुबेडीन, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाए जाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर के रूप में जो यूज किया जाता है उस फिल्टर पेपर पे क्या लेपित रहता है। पुलिस जो है नशा में जो गाड़ी चलाता है, अल्कोहल टेस्ट जो करवाता है, फूक करके जो अल्कोहल टेस्ट करवाता है, तो एक पेपर रहता है, ठीक है ना, वो पेपर उस पर दिखाता है, तो उस पेपर पे आखिर कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो कौन सा पदार्थ होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड लगा हुआ रहता है पेपर पे, और उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे पता चल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है कि कोई व्यक्ति नशा में है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 38 नहीं, खरगोश में 44 होती है। कितनी होती है? 44। इंसान में कितना होता है? रैट में कितना होता है? चूहा में 2 है, ठीक है ना, एक रैट है एक माउस है, तो रैट में कितना होता है? रैट में 40 हो जाएगा और माउस में 42 हो जाएगा, ठीक है ना। रैट में कितना हो जाएगा? 40 और माउस में 42। हमको भी कंफ्यूजन होता था ना, तो याद कर लिए, रैट छोटा है RAT, ठीक है ना, और माउस बड़ा है, तो माउस में 2 ठो एक्स्ट्रा कर दीजिए, 42 और 40 कर लीजिए। रैट में 40 और माउस में 42, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, कृषि का एक प्रकार है दीपा, ये कहां पे होता है? जैसे धूमकेतु नॉर्थ ईस्ट में, असम में प्रचलित है ना, वैसे दीपा कृषि का जो पद्धति है वो कहां प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में। दीपा कहां पे प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। पामलू कहां पे है? पामलू मणिपुर में, पामलू मणिपुर में है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, छोड़ दे, ठीक है।